10 साल पुरानी बात है। कर्नाटक में 2013 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। अब सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने कद्दावर मल्लिकार्जुन खड़गे। विधायकों से सीक्रेट वोटिंग कराई गई। इसमें सिद्धारमैया का पलड़ा भारी पड़ा और वे मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि सिद्धारमैया कांग्रेस विधायक दल के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले नेता हैं। 10 साल बाद सिद्धारमैया फिर से डीके शिव कुमार पर भारी पड़े हैं। 2023 के कर्नाटक चुनावों में कांग्रेस को बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री पद के 2 दावेदार थे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, जिसके बाद अब पार्टी में इस मामले को लेकर बहस छिड़ गई थी कि आखिर दोनों में से मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। 2 दिन चली इस बहस के बाद आज आखिर फैसला हो ही गया कि मुख्यमंत्री होंगे सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री का ताज होगा डीके शिव कुमार के सिर। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस ने आखिर सिद्धारमैया को ही सीएम क्यों चुना। डीके शिव कुमार चुनावों में इतनी मेहनत के बावजूद कैसे सीएम की रेस में सिद्धारमैया से आगे नहीं निकल पाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स। सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनाए जाने की 5 मुख्य वजह हैं। पहला, कर्नाटक में इस वक्त 2 बड़े नेता हैं, बीएस येदियुरप्पा और सिद्धारमैया। येदियुरप्पा के सक्रिय राजनीति से बाहर होने के कारण इस समय कर्नाटक में सिद्धारमैया सबसे कद्दावर नेता हैं। दूसरी वजह यह भी है कि सभी एग्जिट पोल्स ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री के रूप में लोगों की पहली पसंद बताया था, जिसके बाद से ही डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की रेस में पीछे छूटते हुए नजर आए। तीसरी वजह है कि कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग में भी सिद्धारमैया एकदम फिट बैठते हैं। आइंदा के जरिए सिद्धारमैया ने अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलितों को कांग्रेस में जोड़ने का काम किया है। चौथी वजह यह है कि जब 2013 में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। साथ ही सिद्धारमैया पिछले 40 साल में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे। और सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री बनाए जाने की 5वीं मुख्य वजह यह भी है कि सिद्धारमैया पर करप्शन के कोई भी आरोप नहीं है। चलिए, ये तो आपने जान लिया कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के रूप में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया में से सिद्धारमैया को ही क्यों चुना। अब हम सिद्धारमैया की पूरी कहानी भी एक बार जान लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि उनके लिए ऐसी सिचुएशन नई क्यों नहीं है। तो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूरू जिले के सिद्धारमुहुंडी गांव के किसान परिवार सिद्धारमेगौड़ा के घर में हुआ। कुरुवागौड़ा समुदाय में जन्मे सिद्धारमैया 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर हैं। बचपन में पढ़ाई को लेकर सिद्धारमैया की कोई विशेष रुचि नहीं थी। वो मवेशियों की देखभाल और खेतों में पिता का हाथ बटाते थे। बाद में पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए राजी किया और गांव के बुजुर्ग अप्पा जी उनके पहले शिक्षक बने। सिद्धारमैया के एक रिश्तेदार बताते हैं कि सिद्धारमा का अर्थ होता है एक ऐसा शख्स जो चाहता है उसे पा लेता है। सिद्धारमैया बचपन से ही जिद्दी और समझौता ना करने वाले शख्स रहे हैं। उनकी यही क्वालिटी राजनीति में उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। चाचा रामगौड़ा बताते हैं कि सिद्धारमैया के पिता की उस वक्त बहुत आमदनी नहीं थी। वो पढ़ाई के लिए एक एक पैसा बचाते थे। सिद्धारमैया स्कूल जाने के बाद भी पहले की तरह ही पिता की मदद करते रहे। वो सब्जियां और घर का राशन लेने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलकर जाते थे। घर आने पर पिता उन्हें मसालेदार मुरमुरा देते, जो सिद्धारमैया को काफ़ी पसंद था। दूसरे चाचा सिद्धेरगौड़ा कहते हैं कि वे शुरू से जानते थे कि सिद्धारमैया कुछ अलग हैं। उनका भतीजा गांव का पहला ग्रेजुएट होने के साथ एक वकील भी है। अगर हम सिद्धारमैया के करियर की बात करें तो सिद्धारमैया ने लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैसूरू में एक वकील चिक्कावोरैया के अधीन एक जूनियर के रूप में काम किया, जिसने युवा सिद्धारमैया को निखारा। सिद्धारमैया के सीनियर रहे चिक्कावोरैया बताते हैं कि जब वो प्रैक्टिस करने लगे तो हर केस से जुड़े नोट्स लेते थे और रिसर्च करने के बाद ही जज के सामने बहस करते थे। वो कहते हैं कि सिद्धारमैया राजनीति में नहीं गए होते तो अच्छे वकील होते। वकालत करने के दौरान सिद्धारमैया को उनके एक सहयोगी वकील नुजुंदा स्वामी ने तालुका चुनाव लड़ने की सलाह दी। साल 1978 में सिद्धारमैया ने चुनाव लड़ा और मैसूरू तालुका के लिए चुन लिए गए।
सिद्धारमैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से प्रभावित थे। उन्होंने वकालत छोड़कर राजनीति में प्रवेश किया। साल 1983 की बात है। सिद्धारमैया बेंगलुरु में जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर कर्नाटक की चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से टिकट पाने की आस में बैठे थे। उस वक्त जनता पार्टी के अध्यक्ष एच.डी. देवगौड़ा थे। देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को टिकट देने से साफ मना कर दिया। सिद्धारमैया ने हार नहीं मानी और अपने राजनीतिक गुरु अब्दुल नाजिर साहब की सलाह पर चामुंडेश्वरी से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। इसी बीच लोक दल ने भी सिद्धारमैया को समर्थन दे दिया। बिना किसी राजनीतिक अनुभव के सिद्धारमैया जीत गए और उन्होंने रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार का समर्थन किया। इसके बाद पुराने मैसूरू क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए देवगौड़ा ने भी उन्हें अपना लिया। 1985 में मध्यावधि चुनाव हुए। सिद्धारमैया लगातार दूसरी बार चामुंडेश्वरी से विधायक बने। हेगड़े ने राज्य की प्रशासनिक भाषा के रूप में कन्नड़ का इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई कमेटी की अध्यक्षता सिद्धारमैया को सौंप दी। इससे सिद्धारमैया को राजनीतिक रूप से काफ़ी फायदा मिला। साल 1985 के बाद हेगड़े ने सिद्धारमैया को अपने मंत्रालय में शामिल किया, जिसके बाद हेगड़े सरकार में सिद्धारमैया ने पशुपालन और परिवहन जैसे मंत्रालयों को संभाला। साल 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता राजशेखर मूर्ति से सिद्धारमैया चुनाव हार गए। 1992 में वो जनता दल के महासचिव बने और 1994 के चुनाव में सिद्धारमैया चुनाव जीत गए और देवगौड़ा सरकार में वित्त मंत्री बने। साल 1996 में जब देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया गया तो सिद्धारमैया के सीएम बनने की संभावना जताई जाने लगी, लेकिन जनता दल के ही जे.एच. पटेल बाजी मार गए। हालांकि सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाया गया। 1999 में जनता दल के टूटने के बाद सिद्धारमैया ने देवगौड़ा का दामन थामा और जेडीएस से जुड़ गए। इस दौरान देवगौड़ा ने उन्हें कर्नाटक में जेडीएस का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद विधानसभा चुनाव में सिद्धारमैया को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद 2004 में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। कांग्रेस के धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने। वहीं सिद्धारमैया को डिप्टी सीएम बनाया गया। सिद्धारमैया जेडीएस के चेहरे के तौर पर तेजी से उभर रहे थे और खुद को पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में स्थापित कर रहे थे कि इसी बीच अनुभवी राजनेता आर.एल. जालप्पा ने अहिंदा बनाया, जो अल्पसंख्यकों, ओबीसी और दलितों को एकजुट करता है। जालप्पा के साथ सिद्धारमैया भी अहिंदा को आगे बढ़ाने में जुट गए। साथ ही एक के बाद एक 3 अहिंदा सम्मेलन बुलाए गए। इसने सिद्धारमैया का कद और बढ़ा दिया। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक एम.के. भास्कर राव कहते हैं कि अहिंदा के साथ ही सिद्धारमैया का कद वोकालिगा नेता देवगौड़ा और भाजपा के लिंगायत नेता वी.एस. येदियुरप्पा से भी बड़ा हो गया। इस बीच देवगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी भी कर्नाटक की राजनीति में तेजी से उभर रहे थे। ऐसे समय में देवगौड़ा ने भांप लिया था कि महत्वाकांक्षी सिद्धारमैया कुमारस्वामी के लिए खतरा बन सकते हैं, जिस कारण साल 2005 में सिद्धारमैया को पार्टी से बाहर कर दिया गया। जेडीएस से निकाले जाने के बाद सिद्धारमैया खुद को ठगा महसूस करने लगे। देवगौड़ा के इस फैसले से वो इतना निराश हुए कि राजनीति से संन्यास लेने और फिर से वकालत में लौटने के बारे में सोचने लगे। कई लोगों ने उन्हें अपनी पार्टी बनाने का सुझाव दिया। इससे उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो इतना धनबल नहीं जुटा सकते। इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस उन्हें अपने पाले में शामिल करने की कोशिश में लगे रहे। बीजेपी की विचारधारा से असहमति जताते हुए सिद्धारमैया 2006 में अपने समर्थकों के साथ बेंगलुरु में सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि कुछ साल पहले तक सिद्धारमैया के कांग्रेस में शामिल होने की बात तक नहीं सोची जा सकती थी। कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को कभी नहीं छुपाया। साथ ही बार बार इस बात पर जोर दिया कि इस पद की लालसा करने में कुछ भी गलत नहीं है। सिद्धारमैया ने अहिंदा के जरिए जेडीएस की कुरुबा जाति के वोट को कांग्रेस के वोट में बदलने के साथ ही ओबीसी और दलित वोटों को मजबूत किया। इससे कांग्रेस में सिद्धारमैया का कद काफ़ी बढ़ गया। कर्नाटक में लिंगायत और वोकालिगा के बाद कुरुबा तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। 2013 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 122 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया। अब सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एक तरफ 7 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सिद्धारमैया थे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। यहाँ सिद्धारमैया ने बाजी मारी और मुख्यमंत्री बन गए।
मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धारमैया अपनी सामाजिक और आर्थिक सुधार योजनाओं से कर्नाटक में काफ़ी बदलाव लाए। उन्होंने गरीबों की सबसे बुनियादी समस्या भोजन पर काम किया। सिद्धारमैया की अन्न भाग्य योजना, जिसमें 7 किलो चावल दिया जाता है, शेर भाग्य योजना, जिसमें स्कूल जाने वाले सभी छात्रों के लिए 150 ग्राम दूध, और इंदिरा कैंटीन ने उन्हें गरीबों का समर्थन दिलाया। सिद्धारमैया ने भूख, शिक्षा और महिला और नवजात मृत्यु दर से निपटने वाली योजनाओं में सभी जातियों और समुदायों के लिए उनके गरीबों को कवर कर अहिंसा के आधार पर उन्हें बढ़ाया। सभी बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ किया गया, जैसे ग्रेजुएट होने तक मुफ्त शिक्षा, कॉलेज छात्रों के लिए लैपटॉप, पंचायतों में महिलाओं का होना अनिवार्य, और गर्भवती होने के बाद से 16 महीने तक महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन देने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। सिद्धारमैया का विवादों से भी खूब नाता रहा है। सिद्धारमैया सरकार के समय मैसूरू के शासक टीपू सुल्तान की जयंती धूमधाम से मनाई जाती थी। इसके अलावा उन्होंने पीएफआई और एसडीपीआई के कई कार्यकर्ताओं को रिहा करने का भी आदेश दिया था। 2018 में चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने लिंगायत को अलग धर्म का दर्जा दिया और केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी। कांग्रेस लिंगायत समाज को एक बार फिर लुभाने की कोशिश में थी। इससे कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हुई थी। 2018 में विधानसभा चुनाव हारने की एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है। तो ये थी कर्नाटक के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने सिद्धारमैया की पूरी कहानी। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।